रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का यशस्वी योद्धा के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं रीजनिंग के 5 ऐसे प्रश्नों को देखने वाला हूं जो कि सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बार बार सभी परीक्षाओं में आते हैं। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं और वो गलत कर बैठते हैं। तो चलिए हम आपको इसको दिखाते हैं किस प्रकार से ये प्रश्न होगा। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि एक चींटी 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है। अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है। दोस्तों, आपको बता दूं, ये जो टाइप का क्वेश्चन है ये रीजनिंग और मैथ दोनों में पूछा जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बड़े ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि ये एक चींटी है दोस्तों। ये क्या करती है, 3 मीटर चलती है इस बिंदु से, कहाँ तक, 3 मीटर चलती है। अब उसके बाद प्रश्न क्या कह रहा है, बड़े ध्यान सुनिएगा। फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है। मान लीजिए वृक्ष है, ये कितने मीटर का है दोस्तों, 4 मीटर का वृक्ष है। इस पर क्या करती है, चींटी चढ़ती है। तो आपको क्या बताना है दोस्तों, आपको ये बताना है कि मूल मूल स्थान से, मूल स्थान यानी कि इस बिंदु से आपको दिख रहा है कि नहीं, कलर चेंज कर दूं, इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचने में वो पहुंचेगी वह कितने दूर है। आपको इन दोनों का डिस्टेंस आपको बताना है। तो दोस्तों, कुछ विद्यार्थी ऐसे गलत कर बैठते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। इसको क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों जोड़ देंगे और 7 देखेंगे, 7 टिक कर देंगे, जो कि ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। आप सभी को बता दूं कि इन प्रश्नों को करना बिल्कुल आसान है। आप लोगों ने दोस्तों एक फार्मूला तो जरूर ही पढ़ा होगा। क्या सर, आपने पढ़ा होगा कि कर्ल का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। मैं आपको बिल्कुल अच्छे से इसको छोटा थोड़ा लिख दूं। ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। तो आपको एक फार्मूला याद होगा, कर्ल का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये जो कर्ल का स्क्वायर है दोस्तों, कर्ल बराबर केवल लिखना है तो इसको अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब है 4 दोस्तों, लंब का मतलब सीधा दोस्तों लंब है। ये लंबे अंश का कोण है दोस्तों, 90 अंश का कोण है। तो लंब का स्क्वायर बराबर लंब का यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो 4 चौके 16 प्लस 3 त्रिका 9, 16 9 25 किसका दोस्तों, 25 है 5 का वर्ग। यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। उम्मीद करता हूँ ये वाला प्रश्न समझ में आया होगा। नहीं आया है तो मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, प्रश्न को बड़े ध्यान से कह रहा है कि एक चींटी, मान लीजिए दोस्तों एक चींटी है कि इस एक बिंदु से 3 मीटर चलती है। उसके बाद यहाँ पर एक वृक्ष है जो कि 4 मीटर का है। वह वृक्ष पर क्या करती है, चढ़ती है। तो आपको क्या बताना है दोस्तों, आपको बताना है कि इस बिंदु से वह अपने मूल बिंदु, इसका ये तो मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपसे पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, 90 अंश का कोण बना रहा है। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए, 90 अंश का कोण बन रहा है, तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपको पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, लंब ये है, लंब कौन सा है, लंब आपका वृक्ष होगा। यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, 4 चौका 16, 3 त्रिका 9, 16 9
कितना जोड़ने पर कितना होगा, 25 होगा दोस्तों। 25 किसका वर्ग है, 5 का, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला। उम्मीद करता हूँ ये वाला प्रश्न समझ में आया होगा। ये बहुत बार परीक्षाओं में आया है, जो कि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं। उम्मीद करता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया है तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से एक बार बता दूंगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न ये है दोस्तों कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों देखिए, 3 में कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा है। फिर 5 में 1 जोड़ा है। फिर 6 में 6 जोड़ दिया तो 12 आ गया। फिर 12 में 12 0 0। उसके बाद क्या होगा, फिर 24 से 26 यानी कि 2 प्लस किया है। तो दोस्तों इसमें कोई नियम फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि हमारा दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, हम परेशान हो गए इस प्रश्न को करने के लिए। तो आपको करना क्या होगा, बड़े ध्यान से सुनेगा। जब कोई भी चारा ना मिले इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए, तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको एक को छोड़कर एक को बढ़ जाना है, यानी कि 3 से 6, 3 + 3 कर रहा है ना। उसके बाद 6 का दुगना, दुगना कर रहा है दोस्तों, दुगना दुगना कर रहा है। 6 दूना 12, 12 का दुगना 24। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये दुगना कर रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं हम लोग किस यहाँ पर क्या आएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए 5 में कितना जोड़ा कि 12 हो गया, 7 जोड़ा, चलो ठीक है। जब 12 में 7, जब 5 में 7 जोड़ा 12 हो गया, तो 12 में कितना जोड़े कि क्या, 7 जोड़ने पर क्या होगा दोस्तों, 12 में जब हम 7 को जोड़ेंगे तो 19 आएगा। अब 19 में जब हम 7 को जोड़ते हैं 26, बिल्कुल यह नियम फॉलो कर रहा है, यानी कि जब हम 12 में 7 को जोड़ेंगे तो 19 आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला। उम्मीद करता हूँ ये दूसरा नंबर का प्रश्न भी समझ में होगा। फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं, ताकि हम नहीं चाहते कि हमारे वीडियो देखने वाले को कोई भी दिक्कत आए। तो दोस्तों देखिए, 3 का दुगना किया, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, ये दोगुना कर रहा है दोस्तों। जब इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपको समझ में आए, तो आपको एक को छोड़कर आगे बढ़ते हुए देखना है कि किस प्रकार का प्रश्न बन रहा है। अब देखिए दोस्तों, 5 में 7 जोड़े तो 12 हो गया। अब 12 में जब 7 जोड़ेंगे तो 19 होगा। 19 में जब 7 जोड़ने पर 26 होता है, जो कि ये नियम बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर 19 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर दोस्तों। आपका 3 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ये प्रश्न दोस्तों वेन आरेख का है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत कर बैठते हैं। अब कैसे गलती होती है आपको बताते हैं, जबकि इन प्रश्नों में कुछ है वह नहीं, आपको बस ध्यान से देखना है। नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। तो दोस्तों देखिए, वेन आरेख का मतलब होता है संबंध बताना, ना कि कौन संबंध। इसमें दोस्तों आपको रिलेशन बताना रहता है। वेन आरेख का मतलब होता है आपको संबंध बताना। देखिए, घोड़ा, बंदर, बाघ, तो कुछ विद्यार्थी के दिमाग में आता क्या है भैया कि घोड़वा तो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। जब घोड़ा सबसे ज़्यादा बड़ा होता है तो घोड़ा पहले होगा, उसके बाद बाघ होता है ना, हाँ बाघ, बाघ होगा, उसके बाद फिर बंदर होगा। अरे यार ऐसा थोड़ा को नहीं होता है। आपको इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए आपको रिलेशन बताना होगा कि घोड़ा में, बंदर में और बाघ में क्या है, इन दोनों में संबंध क्या है दोस्तों। तो आप सभी को बता दूं कि इन दोनों में, ये तो तीनों जानवर तो हैं, पर दोस्तों अलग अलग है ना। तो देखिए, घोड़ा अलग होगा, बंदर अलग है, और क्या, बाघ अलग। ये तीनों तो अलग हैं, एक तो है नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। उम्मीद करता हूँ ये 3 नंबर का प्रश्न भी आपके समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं अपने 4 नंबर के प्रश्न की ओर, जो कि देखने में तो बहुत ही कठिन लग रहा है, परंतु इससे ज़्यादा आसान कोई प्रश्न नहीं है। देखिए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखिए। पहले है 5 8, यानी कि 5 8 9 6 5 4 2 3 7। अब दूसरा क्या है, 8 9 6 5 4 2 3 7। तीसरा क्या है, 8 9 6 5 4 2 3। और चौथा वाला क्या है कि 9 6 5 4 2 3। उसके बाद क्या आएगा, आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गए श्रृंखला में अगला संख्या आपको बताना है। जब इस प्रकार की बड़ी बड़ी संख्या दे दी जाए तो आपको हड़बड़ाना नहीं होगा।
आपको दोस्तों बड़े ध्यान पूर्वक प्रश्नों को देखना है और चुटकियों में इसको उड़ा देना है। अब कैसे करना है देखिए बड़े ध्यान पूर्वक से। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आपको करना क्या हो दोस्तों, देखिए ये जो 5 है इस सेकंड वाले में इस 5 को हटा दिया गया है और बाकी सारी संख्याओं को इसमें लिख दिया गया है। 5 को हटाकर देखिए 8 लिखा गया, 9 लिखा गया, 6 लिखा गया, 5 लिखा गया, 4 2 3 7 सब कुछ वही है, परंतु 5 को हटा दिया गया। चलो भैया मैंने ये वाला प्रश्न मैंने इसको समझ लिया है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अगला सेकंड स्टेप देखिएगा बड़े ध्यान से। अब ये जो तीसरा वाला है, ये दूसरे में देखिए जो 7 लिखा है, दूसरे में जो 7 लिखा है इस 7 को तीसरे वाले में हटा दिया गया है। अब आगे वाला तो पूरा लिखा गया है परंतु पीछे वाले को हटा दिया गया है। तो ये क्रम क्या बन रहा है, पहले आगे वाले को हटा रहा है फिर पीछे वालों को हटा रहा है। अब तीसरे में, अब चौथे वाले में देखते हैं दोस्तों। आप लोग इस प्रश्न में देखिए, इस प्रश्न में फिर से आगे वाले 8 को हटा दिया गया है। इस वाले में दोस्तों देखिए 8 को हटाकर बाकी सारी संख्याओं को लिख दिया है 9 6 5 4 2 3। तो ये आपको बता रहा है प्रश्न कि पहले आपको आगे वाला हटा देना है और पहले आगे वाला हटाकर उसके बाद बची संख्याएं अगला नंबर आपका है। उसके बाद आपको लास्ट वाले संख्या को हटाकर आपका तीसरा नंबर का जो बन रहा है इसको आपका तीसरा नंबर का बन गया। अब ये आपको दर्शा रहा है कि पहले आपको पहला हटाना है, उसके बाद आखिरी वाला हटाना है, फिर पहला उसके बाद फिर आखिरी, यानी कि इसमें से 3 को हटा दिया जाएगा, आखिरी वाला हटा दिया जाएगा। बचा क्या 9 6 5 4 2, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं समझ में आ रहा, मैं आपकी मजबूरियों को समझता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा, इस प्रकार के प्रश्नों को जब आ जाएं तो आपको बिना किसी घबराहट के बड़े आसानी पूर्वक इस प्रकार के प्रश्नों को लगाना है। देखिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, जब इस प्रकार के प्रश्न आ जाएं मेरे दोस्त, तो आपको देखना क्या होगा दोस्तों कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या दी गई है जो इसमें ना दी गई हो। तो मेरे को तो समझ में आ जा रहा है दोस्तों, मेरे को तो समझ में आ गया सर कि आगे वाला जो 5 है इसमें ये तो दिया ही नहीं है। बिल्कुल आपने सही समझ लिया कि जो आगे का जो 5 है ये 5 को हटाकर बाकी सारी संख्याओं को इसमें लिख दिया गया है। अब तीसरे में देखिए ऐसी संख्या देखिए जो इसमें तो है, जो दूसरे वाले में तो है परंतु तीसरे में नहीं है। सर इसमें 7, ये जो 7 है इसमें 7 नहीं है, यानी कि लास्ट वाली संख्या को इसमें कट करके बाकी सारी संख्याओं को लिख दिया गया है। अब आपको ये देखना होगा कि ऐसी कौन सी संख्या है इन दोनों में, तीसरी और चौथी में ऐसी कौन सी संख्या है जो कि चौथी में नहीं है। सर ये जो आगे वाला 8 है, ये 8 को हटाकर बाकी सारी संख्याओं को लिख दिया गया है। तो हम लोग ये महसूस कर रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि जो आगे वाली संख्या है, पहले आगे वाली संख्या को हटा दे रहा है, फिर उसके बाद लास्ट वाली संख्या को हटा दे रहा है, फिर आगे वाली संख्या को हटा देगा, तो उसके बाद बचेगा क्या, आखिरी वाली संख्या को इसमें हटा के आपको आंसर बताना है 8 6 5 4 2। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला। उम्मीद करता हूँ ये वाला प्रश्न आप सभी के समझ में आया होगा। मैं बिल्कुल आसानी तरीके से आप सभी को समझाते हुए लेकर चल रहा हूँ। अगर कहीं भी डाउट लगे तो एक बार कमेंट बॉक्स में बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी परेशानी के आप लोग पूछ सकते हैं, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। मेरा उद्देश्य है कि उन विद्यार्थियों तक हमारा वीडियो पहुँचे जिनको आज कोचिंग जाने तक के फीस भी नहीं है। तो दोस्तों हम यही चाहते हैं और आप लोगों से गुजारिश करते हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने के लिए। अगला प्रश्न है कि यदि 30 जनवरी 2013 गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। दोस्तों जब इस प्रकार के प्रश्न आ जाएं तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए बहुत ही आसानी से दिमाग लगाना होगा। देखिए दोस्तों, जनवरी का जो महीना होता है 31 का होता है, 31 का, यानी कि एक बच गया है, एक प्लस। अब देखिएगा जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी आता है। सर फरवरी आता है, तो दोस्तों फरवरी आया तो 28 दिन का होगा या तो 29 दिन का होगा मेरे प्यारे दोस्तों। परंतु
दोस्तों इसमें कैसे पता करें कि 28 लिखें या 29 लिखें? तो दोस्तों आपको बता दूं कि दोस्तों क्या होगा, लीपी वर्ष पता करने के लिए अगर ये 4 से कट जाए तो समझ जाइएगा कि लीपी वर्ष है। अगर लीपी वर्ष रहेगा तो आपको 29 दिन का मानना पड़ेगा प्रश्न में आपको आंसर देते समय। परंतु जब 4 से काटते हैं तो 2013 कटता ही नहीं, यानी देखो 4 पंजे 20, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, 4 पंजे 20 हो गया, उसके बाद 4 दूना 8, यानी कि कट नहीं रहा है दोस्तों। अब 2012 तो कट जाएगा, यानी कि लीप वर्ष है, यानी कि 29 जोड़ना पड़ेगा। अब 2013 4 से कट नहीं रहा है, यानी कि इसमें 28 को जोड़ देना होगा। अगर कटता तो सर क्या करते हैं, यहीं पर 29 लिख देते 28 के स्थान पर। बिल्कुल सही सर, समझ में आ रहा है। तो चलो आगे चलते हैं। तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था? तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी 2 मार्च, अब 2 मार्च 2 लिख देते हैं 2 मार्च को, तो जिसको जोड़ देते हैं 28 1 29 2 31। अब आपका 31 है दोस्तों, 31 आ रहा है जोड़ने पर। अब हम इसको 7 से भाग देंगे। सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, 7 से भाग क्यों दे रहे हैं? सप्ताह में 7 दिन हुए तो होते हैं, 7 दिन करके महीना बनता है दोस्तों। तो 7 से जब भाग देंगे तो 7 चौका 28, बचेगा कितना शेर? बचेगा 3 बचेगा। तो सर गुरुवार में हम 3 को जोड़ दे रहे हैं। बिल्कुल सही आपने समझा, गुरुवार में जब 3 को जोड़ेंगे तो गुरुवार के बाद क्या आएगा? अरे यार गुरुवार का मतलब बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद शुक्र शनिचर इतवार है। हम बता रहे हैं गंवई भाषा में तो रविवार होगा, इतवार का मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास बहुत समझ में आई होगी आप सभी का। अगर समझ में आई हो तो दोस्तों इस मेहनत के लिए, इस बेहतरीन कंटेंट के लिए शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए अपने जान को भी लगा दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। टेक केयर अपना।